बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल बातें शिक्षा की। आज के वीडियो के अंतर्गत हम पर्यावरण अध्ययन सीटेट 2011 का जो दूसरा पार्ट है उसका वीडियो बनाएंगे। इसका पहला पार्ट का वीडियो हम बना चुके हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, या फिर आप प्लेलिस्ट में जा कर के इन्वायरमेंटल स्टडीज़ नाम के का एक प्लेलिस्ट है, उसमें भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि आप ऐसे आने वाले कोई भी प्रश्न आसानी से कर लें। यदि हम उसे अच्छे तरीके से उसकी व्याख्या कर लेते हैं, एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, तो आपको वह क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये वीडियो बनाने का यह उद्देश्य नहीं है कि इस प्रश्न का आंसर हम जान जाएं, बल्कि इस तरह से आने वाले किसी भी तरह के प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकें। प्राय कोशिश यही रहती है कि वीडियो लंबा ना हो ज़्यादा, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं, कुछ ऐसे प्रकरण आ जाते हैं कि जिनका व्याख्या करना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, ताकि आपको आगे के जो एग्ज़ाम हैं उसमें इनको करने में आसानी हो सके। तो फिर ठीक है, बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसका पहला आज का प्रश्न है, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। योजना के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? 4 इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। उन्हें आनंद उठाना चाहिए, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। जैसा कि इन चारों ऑप्शंस में आपको ऑप्शन नंबर 4 सही लग रहा होगा और यही सही आंसर भी होगा, क्योंकि जब हम शैक्षिक भ्रमण के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हम चीज़ों का अवलोकन करना चाहिए। बच्चों को चीज़ों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करना चाहिए और वहाँ पर आप जो कुछ भी देखते हैं उनका उन्हें एक कागज़ पे आपको दर्ज करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ अपने उस अवलोकन या जो भी आप समझ रहे हैं उसे अपने दोस्तों के साथ, अपने साथी सहपाठी के साथ और शिक्षक के साथ बांटना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है। पहला केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां और अखबार। और दूसरे में जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला घरेलू कचरा, औद्योगिक कचरा है, दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है, अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले, पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि फलों एवं सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां एवं अखबार अपघटित होने वाले पदार्थ हैं, जबकि शीशे की बोतलें, प्लास्टिक इत्यादि अपघटित होने वाले पदार्थ के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला है? सभी लोगों को यह आंसर पता होगा, क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। अक्सर आप देखेंगे सीटेट या टेट की परीक्षा में पूछ दिया जाता है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आते हैं। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो 4 ऑप्शन हैं। हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा, क्योंकि विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो शरीर को रोगों से बचाने में सहायक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। 4 ऑप्शन है। फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीड़ों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदुरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर 3। इसको देखने से ही लग रहा है कि चिकना और साफ रखने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में झोपड़ी की दीवारों एवं फर्श को चिकना बनाने के लिए उन्हें गाय के गोबर से लीपा जाता है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जाता है वह कहलाती है फसल की कटाई, हस्तचयन, थ्रेसिंग और निष्पावन। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा इसका ऑप्शन नंबर 4। किसान दानों को भूसे से निष्पावन विधि से अलग करता है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, बच्चों में तर्कना शक्ति विकसित करना। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही होगा, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का उद्देश्य बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और इस भ्रम का आनंद नहीं उठाने देना जो है इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों जो है यह इसका उद्देश्य है पर्यावरण अध्ययन का सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता विकसित करना, आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना और तर्कना शक्ति विकसित करना। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि कौन सा उद्देश्य है। नेक्स्ट हम देखते हैं, टूटता तारा उल्का। 4 इसके ऑप्शन हैं। उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। एक समान गति से चलने वाला तारा। एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा, क्योंकि उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है उसे ही हम टूटता हुआ तारा या उल्का कहते हैं। क्वथनांक, उबलना और वाष्पीकरण में अंतर है। 4 इसके ऑप्शन है। क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। क्वथन से द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण नहीं देखा जा सकता। क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन में नहीं। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। क्वथन और वाष्पीकरण में यह अंतर है कि वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है कि जबकि क्वथन के साथ ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट पे हम आते हैं, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण करने की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्जित करना। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा, क्योंकि शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, जिससे कि अभिभावक को भी यह पता चल सके कि हमारे बच्चे जो हैं वह क्या पढ़ रहे हैं या उनकी प्रगति कैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि 4 ऑप्शन है। नींबू का घनत्व तो नमकीन पानी से अधिक हो जाता है, नींबू का घनत्व तो नमकीन पानी से कम हो जाता है, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में यह तैरता रहता है, क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व तो साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका
सही होगा, क्योंकि कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, इसलिए पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? 4 ऑप्शन हैं। लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, रक्त में मच्छर के लार्वे। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी, क्योंकि लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी की उपस्थिति से ही मलेरिया की पहचान होती है, मलेरिया की जांच रक्त की जांच में। ठीक है, अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना चाहिए। 4 ऑप्शन हैं इसमें। बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, स्थानीय स्तर पर विश्व स्तर एवं संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए हम बार बार कहते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर, गृह से विश्व की ओर, क्योंकि जब हम पहले छोटे छोटे वस्तुओं को जान जाएंगे, जैसे विश्लेषण से संश्लेषण की ओर छोटे छोटे वस्तुओं को जान जाएंगे, तो फिर बड़ा जो है हमें समझ में आ जाएगा। तो इसलिए इसका जो चौथा ऑप्शन है वह सही होगा। पर्यावरण की अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने एवं कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो ठीक है, फिर आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यह 2011 जून का जो सीटेट का पेपर था उसके पर्यावरण अध्ययन का क्वेश्चन पेपर था। 30 प्रश्न 2 वीडियो के माध्यम से आपको बताए गए हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपके एग्ज़ाम में इसे काफ़ी मदद भी मिलेगी। आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन काफ़ी विश्लेषणात्मक हैं। आप तुरंत ही नहीं इसका आंसर दे सकते हैं, बल्कि आपको थोड़ा इस पर समय देना होगा, इसे समझना होगा, और फिर आप अगर आंसर देते हैं तो आपसे प्रश्न जो हैं वे गलत नहीं होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको और क्या पढ़ना है या किस तरह के आपको मैटर चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।